रहे हैं, हमारा जो बीएससी है, बीएससी में जो ब्रांचेस है हमारी, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, ठीक है। तो बीएससी बैचलर ऑफ जो साइंस है उसके बारे में हमें जो चर्चा करनी है, और जो आप 12th पास आउट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप सबसे पहले बीएससी बैचलर ऑफ साइंस का नॉलेज लेते हैं, जिसमें आपको बायो पढ़नी पड़ती है जीव विज्ञान के तहत। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये देखना है बीएससी बायो के तहत, ठीक है ना। तो जो हमारी ब्रांच है बीएससी बायो, ठीक है ना, तो जो बायोलॉजी है उसके तहत आपने पहले देखा होगा कि हम 12th क्लास में क्या क्या पढ़ते हैं। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं बायोलॉजी क्लास में, ठीक है। आप देखते हैं कि केमिस्ट्री है हमारे पास, फिजिक्स है और बायो, ठीक है ना। अब इनमें भी आपके 2 पार्ट होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल जैसे आप हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो एक इसी का पार्ट जो आता है फिजिक्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में 2 ब्रांचेस आती है आपकी, एक तो आती है जूलॉजी और एक आती है बॉटनी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, ठीक है। अभी तक आपने इनमें जो पढ़ा है क्लास 12th में, 2 जो विषय थे उसको सम्मिलित रूप से आपने एक विषय के तहत पढ़ा। पर अब जो आप देख रहे हैं बीएससी जो बायोलॉजी है उसमें आपका क्या है, उसमें आपके जो है वो ये विषय हट जाएगा यहाँ पर, और इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएंगे, केमिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और बॉटनी के तहत पढ़ना है, उनमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा जो मेन फंडा है आज का, ठीक है, वो है बायोलॉजी, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो बायोलॉजी है ये क्या है, ठीक है, ठीक है, बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि बायोलॉजी हमारा जो ब्रांच है वो किसकी है, साइंस की है, ठीक है। और साइंस कौन सा वर्ड है, साइंस आप जैसे देख रहे हैं ये ग्रीक वर्ड है, विज्ञान जिसे आप कहते हैं, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा साइंस और दूसरा है हमारा साइंशिया, ठीक है, टू नाउ और नॉलेज। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है, क्या जानना है, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे पहले टू नाउ का मतलब है जानना, और क्या, ज्ञान के बारे में। तो साइंस की जो ब्रांच है हमारा जो विज्ञान है, सबसे पहले हमें उसको देखना है कि बायोलॉजी आया कहां से है, ठीक है। तो विज्ञान की जो भाषा और जिस प्रकार से हमने देखा, इसको शायद मतलब जानने की इच्छा रखने वाला किसी भी चीज का, क्या, क्यों, कैसे, कोई भी वस्तु है तो जैसे किस प्रकार से, हम पेन को इस प्रकार से नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, उसके पीछे भी कारण है। क्यों, क्योंकि शायद ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण शायद ऊपर नहीं जाएगी। तो आप कभी ऐसे पेन चलाएंगे तो शायद नीचे होने के कारण पेन बंद हो जाएगा, पर इसको हम ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे रखेंगे तो शायद नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण शायद नीचे जाएगी और पेन इस प्रकार से चलेगा। तो इसको हमने जाना कि विज्ञान क्या है, ठीक है। तो विज्ञान क्या है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर एन इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। विज्ञान में वास्तविक निरीक्षण एवं प्रशिक्षणों द्वारा जो प्राप्त तथ्यों पर आधारित परिष्कृत एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान है वो क्या है, हमारा विज्ञान है। और विज्ञान की जो भाषा और जिस प्रकार से हमने इन शाखाओं को बांटा वो किस प्रकार की शाखा है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसको हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल साइंस, और दूसरा हमारे पास कौन सी है, लाइफ साइंस। अब जो हमारा भौतिक कारक है या भौतिक विज्ञान है, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, तो हमारे पास उसके अंतर्गत, ठीक है, उसके अंतर्गत हमारे पास आप देख सकते हैं पहले हमारे पास सबसे पहले आती है भौतिकी, जिसको फिजिक्स
जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, भौतिक विज्ञान के तहत हमको तीन जो शाखा है वो कौन सी है, भौतिकी है, रसायन है और भूगर्भ विज्ञान है। और हमारे पास लाइफ साइंस के अंदर कौन आता है, बायोलॉजी, जिसको हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान। तो ये बायोलॉजी कहां से आया, ठीक है, ये बायोलॉजी कहां से आया है, ये विज्ञान की जो शाखा थी, मतलब जिसमें जीवन का विज्ञान पढ़ना है हमें, उसकी शाखा के तहत किसका, जीव का विज्ञान है। किसका है, जीव का विज्ञान। उससे पहले हम देखें कि जीव का विज्ञान क्या है, और उससे पहले हम देखें तो ये क्या है, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हो। आज से 4.5 अरब खरब वर्ष पूर्व माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। माना कि पृथ्वी आग का गोला थी और उसके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस थी, मीथेन था, हाइड्रोजन था, हीलियम था। वहां पर जल की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पर इन रसायनों के मिलने से, ठीक है, किसकी उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, और उससे क्या बने, जीव का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज ने ऐसा बताया हमें और हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है और ये क्या है, तो हम बात करें कि हमारे पास ये जो शब्द कहां से आया है, ये क्या चीजें हैं, तो उसके लिए हमको दो, हमें हम छोटी क्लास से ही पढ़ता है, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। हमारे पास ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, ये सारी कौन सी है, नॉन लिविंग है। ये कौन सी है, निर्जीव है। और ये कौन है, हमारा सजीव, लिविंग। ठीक है, तो निर्जीव और सजीव की बात की है, और इन दोनों के बिना जीवन संभव नहीं था, ये सत्य था, क्योंकि निर्जीव से ही कौन आए, सजीव की उत्पत्ति हुई है। नॉन लिविंग से कौन आया, लिविंग आया है। ठीक है, तो नॉन लिविंग से लिविंग कैसे आया, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ये तो हमने क्या देखा, उसकी शाखाओं के बारे में देखा। अब जो चर्चा कर रहे हैं हम, तो चर्चा में हम देखते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर एक प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, नॉन लिविंग में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो आप देख सकते हैं, आइए फर्स्ट है हमारा नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग क्या है, जो हमारे एलिमेंटिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो तत्व थे, ठीक है, तो उससे मिलकर क्या बना है, बहुत सारे ऐसे जो तत्व मिलकर क्या बना है, उन्होंने अणु का निर्माण किया। ठीक है, सबसे पहले एटम्स को बनाया, एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, यौगिक बनाया, कंपाउंड बनाया। ठीक है, इन यौगिक को बहुत सारे यौगिक मिलकर क्या बनाया, जीव द्रव्य बना। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ऑर्गेनल्स बोला। ठीक है, अब ये जीव द्रव्य क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट पार्टिकल से लेकर, ये आपका एलिमेंट पार्टिकल से लेकर कहां तक, ऑर्गेनल तक की बात करें तो ये क्या है, हमारा नॉन लिविंग है। पर ऑर्गेनल जब हमारे पास कौन आ गया, जब हमारे पास जीव द्रव्य आया, ठीक है, ये हमारे पास जब जीव द्रव्य आया तो हमने क्या क्या पाया, तो अभी तक हमने एलिमेंट से लेकर ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनाइजर्स थे हमारे, उनकी बात की, तो ये सारे कौन है, हमारे नॉन लिविंग है। पर जब हम ऑर्गेनिक से लेकर आगे जैसे चलते हैं, तो जैसे कि ऑर्गेनल आया और उस पर एक मेम्ब्रेन आई, तो उससे क्या बना, हमारे पास कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले सिंगल सेल थी, फिर मल्टीसेलुलर का निर्माण हुआ, तो एक कोशिकी और बहुकोशिका। अब बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाया, तो बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर टिश्यू का निर्माण किया या ऊतक का निर्माण किया। ऊतक ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ने मिलकर क्या बनाई, समष्टि या पॉपुलेशन का निर्माण किया, बहुत सारी पॉपुलेशन ने मिलकर एक कम्युनिटी या समुदाय का निर्माण किया, और हर समुदाय ने अपनी अपने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी को बनाया, और संपूर्ण पारिस्थितिकी जब बनी तो जैव मंडल या बायोस्फीयर का निर्माण हुआ। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनल्स है। ठीक है, जीव द्रव्य, ठीक है, यही किसको बनाना है,
नॉन लिविंग को, निर्जीव को, और इससे क्या बनेगा हमारे पास? सजीव। ठीक है, तो हम देखें कि सबसे पहले हम घर बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो शरीर, ये शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार बन रही है। तो आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि हमें घर बनाना है, तो घर कहाँ बनाएंगे? तो जब हमें पता है कि हमें घर कहाँ बनाना है, तो माना कि हमारे पास ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, और आपको कहा दिया जाए कि आपको घर बनाना है, ठीक है। यहां हमने 3 रीजन बता रखे हैं, आप जानते हैं कौन है अच्छे से। ठीक, तो घर कहां बनेगा? क्या घर यहां बनेगा? क्या घर यहां बनेगा? क्या घर यहां बनेगा? कहां बनेगा घर? तो घर के लिए हमें कहा है जमीन चाहिए, तो घर जमीन पर बनेगा। तो जिस प्रकार से हमारे पास जमीन है उस प्रकार से हमारे पास कौन आया? जीव द्रव्य या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक ईंट की जरूरत होगी घर बनाने के लिए। हमने माना कि एक ईंट है, क्या एक ईंट से घर बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। तो हमें ईंटों की क्या हुई? बहुत सारी आवश्यकता हुई, और बहुत सारी ईंटों ने मिलकर क्या बनाई? पहले एक दीवार को खड़ा किया, फिर दूसरी दीवार को खड़ा किया, फिर तीसरी दीवार को खड़ा किया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा? 4 दीवार। तो 4 दीवार पूरा कंप्लीट होने के बाद क्या बनेगा? इसके ऊपर हमको छत डालनी पड़ेगी। छत डालने के बाद इसको एक आकार निश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही बहुत सारे इसमें वस्तु हैं, जैसे खिड़की लगाना है, हमें दरवाजा बनाना है। ऐसा तो नहीं 4 दीवारी का कमरा जो है बंद करके रख दिया, उसके आगमन के लिए भी हमें क्या है? दरवाजा रखना पड़ेगा। तो जिस प्रकार हमने ये एग्जांपल लिया उसी तरह हमारा शरीर, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर की तरह, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनल, सबसे पहले हमारे पास यह है, क्योंकि हमारा जो आरएनए और जो डीएनए था न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, वो पहले जब आए होंगे एनिमल्स में, उनमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ, पर जैसे जैसे जीव की उत्पत्ति आगे बढ़ती गई, फाइलोजेनिक क्रम को हम देखते गए, जातिवादिता को समझते गए, तो जो हमारा जो ये जीवद्रव्य था, जो खुला था, वो उसके ऊपर एक कवरिंग जो लेयर आने लगी होगी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है या कोशिका भित्ति सेल वॉल की है, तो उस प्रकार से एक कोशिका का निर्माण हुआ। माना कि एक कोशिका है, हो सकता है कि एक कोशिकीय जीव, जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, इस प्रकार के जीव हमारे पृथ्वी पर है जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसी प्रकार हम इस कोशिकाओं को बहुत सारी कोशिकाओं का रूप देते हैं। तो इस बहुत सारी कोशिकाओं का जो रूप होता है उसको हम ऊतक का नाम देते हैं या टिश्यू बोलते हैं। ये हमारी सेल, ये हमारे टिश्यू, ऊतक, ठीक है। अब बहुत सारे ऊतक ने मिलकर क्या बनाया? तो बहुत सारे ऊतक ने मिलकर हमारे क्या बनाया? ऑर्गन का निर्माण किया। कोई एक ऑर्गन है, आप जानते हैं कौन है? आमाशय है, स्टमक है, ठीक है। अब पहले एक ऑर्गन था, अब बहुत सारे ऑर्गन जब मिल रहेंगे तो क्या बनेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इसमें कितने सारे ऑर्गन दिख रहे हैं आपको? सबसे पहले माउथ, फिर बकल कैविटी है आपके पास, फायरिंग्स है, इसोफेगस है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, तो ये क्या है हमारा? कौन सा सिस्टम हो गया? ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसने निर्माण किसका किया? ऑर्गन सिस्टम का। अंग तंत्र का निर्माण हुआ। पहले क्या बन रही है? कोशिका बन रही है, कोशिका से ऊतक का निर्माण, ऊतक से अंग का निर्माण, और अंग से अंग तंत्र का। जब अंग तंत्र, हमने एक सिस्टम की बात की है, उसी प्रकार हम दूसरे सिस्टम को भी यहां ले सकते हैं। आप देखिए,
ये हमारा कौन सा सिस्टम है, आप देख रहे हैं ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ऐसे हमने एक ऑर्गन सिस्टम की बात की है, तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा जो जीव है ऑर्गेनिज्म से उसकी उत्पत्ति कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन बन गया, ऑर्गेनिज्म। हमारे पास कौन आया, जीव। ये हो सकता है कोई भी एक जीव ले लो आप, जैसे ये मैंने, तो पर्टिकुलर एक ही जाति है ऑर्गेनिज्म में, और एक ही जाति के बारे में हमको चर्चा करनी है। मतलब हाथी है तो एलिफेंट लिया तो एलिफेंट एलिफेंट की बात करेंगे, या ह्यूमन है तो ह्यूमन की बात करेंगे। तो ये क्या है, ये हमारी समष्टि है, और ये इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 2 ठीक है, तो इस प्रकार की कोई 4 स्पीशीज आ गए, तो ये क्या हो गया, अलग अलग पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन एक साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, इस समुदाय का निर्माण करेगी या कम्युनिटीज का निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे ही कम्युनिटी बढ़ती जाएगी उस तरह से हमारे पास कौन आता जाएगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की, इको और सिस्टम, ई प्लस को प्लस सिस्टम। ई से है इन्वायरमेंट, को से है कोरिलेशन, और सिस्टम मतलब ऐसा तंत्र जो किसके साथ, पर्यावरण के साथ संबंध रखता हो, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसे जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की, वायु की और थल की। ये तीनों क्या है, हमारा पर्यावरण है, और ये कौन है, हमारा जीव है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। ये संबंध क्या कहलाएगा, हमारा इकोसिस्टम। तो क्या संबंध इसी का इसी के साथ है, नहीं, इसका भी इसके साथ है, इसका भी इसके साथ है, और इसका भी इसके साथ। तो संपूर्ण जो हमारे पास कम्युनिटी थी वो पर्यावरण के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर जिंदा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अब इकोसिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्थल पर है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, एरियल है, हवा से रिलेटेड होगा तो उसको एरियल हम इकोसिस्टम कहेंगे, समुद्री है तो मैराइन इकोसिस्टम, स्वच्छ जलीय है तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो अपने अपने क्षेत्र का एक दायरा फिक्स होता है जिसमें जीव रहता है, और पर्यावरण के साथ किसी न किसी रूप में वो अपने संबंध को स्थापित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम का नाम दे दिया। उसके बाद जब इकोसिस्टम एक कंप्लीट हो जाता है तो बायोस्फीयर या जैव मंडल का निर्माण होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बायोस्फीयर या जैव मंडल नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा मंडल जिसमें कौन हो, जीव। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर अभी हमने बात की थी लिविंग और नॉन लिविंग की, क्योंकि जब विज्ञान की खोज हुई, ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ी है और इसके बारे में आपने देखा भी है, ठीक है ना। बचपन में हम जब छोटे थे तो बहुत सारे इस प्रकार के डायग्राम बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे, यहाँ से सूरज भगवान निकल रहे हैं, ऊपर बादल हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस प्रकार के हमने पेंटिंग बहुत बनाए, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ तक अंतिम है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना, वृक्ष का यहाँ पर जंगल है मतलब, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन आ गया, समुद्र आ गया। इसका क्या मतलब है, फिर इस पर जीव भी है, देखेंगे आप, ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र को देखें आप यहाँ से, तो यहाँ पर इस प्रकार की छोटी छोटी चोटियां मिली हुई हैं, मतलब मानव कोई रहते होंगे, इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु क्या करते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्यों पूरा जो है कंप्लीट डायग्राम किया है। और इसमें क्या है, आप देख रहे हैं ये बर्फीले पहाड़ है, बर्फीले पहाड़ पर जब वर्षा होती है तब तो कौन गिरता है, बर्फ गिरता है, ठीक है। और ये बर्फ जो होता है धीरे धीरे जब सूर्य के प्रकाश, गर्मी ज्यादा होती है तो ये पानी कहाँ, इनकी जो दरारें होती है उनके माध्यम से कहाँ पर धरती के अंदर जाता है, जिसको हम कहाँ से होते हैं, ग्राउंड वाटर या भौम जल के नाम से। ये भौम जल कहाँ जाता है, ये भौम डाला जाता है समुद्र के अंदर। उसी के साथ हम देखें कि जो वर्षा के माध्यम से पानी आया, बारिश के माध्यम से जो पानी आता है वो कहाँ, नदी नाले झरनों के माध्यम से
वो स्वच्छ जल होता है। वो कहां पर, जंगलों से होता हुआ, जीव जंतुओं को होता हुआ, इस प्रकार से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है, बहुत सारे ट्री हैं, तो हमने इसको फॉरेस्ट नाम दे दिया। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो उनको हमने जो हिल स्टेशन के नाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये हिमनद वाला क्वेश्चन है, जहां पर बर्फ ही बर्फ है, तो वहां की जो अडेप्टेशन है, वहां के जो अनुकूलन है, वो विचित्र प्रकार के होंगे, वहां के जीव भी विचित्र प्रकार के होंगे। साथ में हम देख रहे हैं कि जो दरारों के माध्यम से पानी जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, जो हमारी पृथ्वी के भूगर्भ है, वहां से होता हुआ वो समुद्र की ओर मिल रहा है। और ये जो स्वच्छ जल आ रहा है, ये समुद्र की ओर जा रहा है। अधिक गर्मी के कारण बादल का निर्माण कहां से होता है, समुद्र से होता है। आप अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या है, हम एक तरफ से देखें तो ये जल चक्रों को भी शो करता है, पर यहाँ पर इतने सारे जो पारिस्थितिकी हैं, उनका संपूर्ण अनुभव हमें क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल का हम नाम दे सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देख रहे हैं, निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें जो देखना है, हमारा जो मेन मुद्दा है, वो है बायोलॉजी। आपको बता दिया कि बायोलॉजी कहां से आया। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को हम बोलते हैं जीव और जीव विज्ञान, ठीक है। ऐसा विज्ञान जिसमें कौन हो, जीव। और जीव का मतलब आप जानते हैं, जिसमें कौन हो, जीवन, ठीक है। जिसमें जीवन हो उसे हम जीव विज्ञान नाम दे दिया। तो बायो की बात करें हम, बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, बायोस प्लस लोगस, ठीक है। अब बायोस क्या है और लोगस क्या है। तो बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग बीइंग, और लोगस का मतलब स्टेडी। हमें किसी सजीव जो है, जितने भी प्रकार के सजीव हैं, वो और स्टेडी, ठीक है। अब सजीव कौन है, ठीक है। हम बात करें कि ये सजीव है, आप देख सकते हैं ये क्या है, आप देख रहे हैं मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल है, ये क्या सजीव है, नहीं। क्यों नहीं है, ये निर्जीव है। पर इसमें ऐसा क्या है, तो हम जिन 6 कैरेक्टर जो हमारे फिक्स जो बेसिक कैरेक्टर थे, उनके बारे में बात करना है। पहला हमारे पास है न्यूट्रिशन प्लस डाइजेशन, ठीक है। मतलब आपका पोषण जो है पहला, ठीक है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे ग्रोथ एंड मूवमेंट की, वृद्धि और गति, दोनों में अंतर है, वृद्धि और गति, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की, उसके बाद रिप्रोडक्शन, और सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, प्रजनन और संवेदी अंग, ठीक है। तो हम जब हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं, हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि देखो फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन है, ठीक है। सेकेंड डाइजेशन, थर्ड हमारा रेस्पिरेशन है, ग्रोथ एंड मूवमेंट है, एक्सक्रीशन से, रिप्रोडक्शन से, और सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर शो बताई है हमने कि भाई इनकी जो ये 6 कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, इन 6 कैरेक्टर्स के तहत जो भी जिस जीव के अंदर ये 6 लक्षण पाए गए, वो क्या होगा, लिविंग होगा। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन और डाइजेशन की बात करें कि कोई भी जीव पृथ्वी पर है तो उसके लिए जीने के लिए क्या चाहिए, हमें ऊर्जा। और ऊर्जा कहां से मिलती है, ममम से मिलती है, मतलब भोजन से। कोई भी जीव जो हमें छोटा हो या बड़ा हो, एटीपी जिसके पास ऊर्जा नहीं, जिसके पास एनर्जी नहीं, मुझ में एनर्जी नहीं होगी, मैं बोल नहीं सकता, पेन को पकड़ नहीं सकता, एक्सप्रेशन बता नहीं सकता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है। फर्स्ट हमारा जो है वो हमारा है पोषण या न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं रेस्पिरेशन।
ठीक है, श्वसन। कोई भी जीव पृथ्वी पर है तो उसको श्वसन करना आवश्यक है, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो जो हमें, या सूक्ष्म जीव हो, ऐसे जीव को। अब हम बात करें कि श्वसन कितने प्रकार से होता है। आपने देखा श्वसन 5 प्रकार से, जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और लिविंग बींग्स पर हम देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जनाब कौन है, ये जनाब आपके ट्री है, इसको आप वृक्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए कहां से फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस पर हम बात करें कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कहां होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्ती पर। तो पत्ती के अंदर क्या होते हैं आपके, तो इस प्रकार के अंग होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। तो पहला हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स के लिए कौन है, स्टोमेटा है। दूसरा हम बात कर रहे हैं, ये तो पादप है। अब ऐसे जीव जो कहां गीली मिट्टी में रहते हो, जैसे आप देख रहे हैं, इसको आप जानते होंगे, ठीक है, अर्थवॉर्म। तो ये किसके माध्यम से करते हैं, तो ये स्किन के माध्यम से, त्वचा, ठीक है, त्वचा के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने श्वसन अंग को कार्य करते हैं। जलीय जीव देखें, जैसे मछली की बात करें तो इनमें कौन आया मछली में, तो यहाँ पर गिल्स या गलपड़े हैं, उनके माध्यम से ये क्या करते हैं, ज्वलीय श्वसन करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि अभी टिड्डी दल बहुत चल रहा है, ठीक है ना। टिड्डी दल को आपने देखा ही होगा इस प्रकार से, ये टिड्डी, इसके अंदर क्या है, मतलब कि टिड्डी दल का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जो इंसेक्ट्स हैं, कीट है हमारे पास, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर स्पाइरकल्स होते हैं, पोर या छिद्र, इन छिद्रों के माध्यम से श्वसन होता है। और अंतिम आप और बात करें कि ये हमारे जनाब है फ्रॉग, ठीक है, मेंढक, जिसको आप उभयचर प्राणी बोल सकते हैं। उनमें 2 प्रकार से श्वसन होता है, किसके किसके माध्यम से, या तो इनमें लंग्स हो, ठीक है, या इनमें क्या हो, स्किन, त्वचा के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से श्वसन होता है। और अंतिम जो है, जो स्थल पर रहते हैं, ठीक है, ऐसे जंतुओं में किस प्रकार से होता है श्वसन, लंग्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो ये आपके जो श्वसन के तरीके हैं, ये श्वसन अंग हैं, इस प्रकार से लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर है। आगे बात करते हैं हम कि ग्रोथ और मूवमेंट। तो किसी को भी जिंदा रहने के लिए पृथ्वी पर या तो ग्रोथ करनी है, जैसे हम बात करें कि ट्री, सबसे पहले एक पौधा लगा, बीज अंकुरित हुआ, फिर ये छोटा है, अब किसमें, पौधे में कन्वर्टेड हो गया, मतलब बहुत सारी पत्तियां का निर्माण हो गया इसमें, या आप देखेंगे, फिर और बड़ा पौधा बना है जिस पर फूल आने लगे, ठीक है, और अंतिम में आप देखेंगे कि ये क्या बना, ये ट्री बनने लगे। तो ये क्या है, तो ये हमारी क्या हुई, एक ही स्थान पर हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर एक ही स्थान पर क्या हो रही है, इसमें ग्रोथ हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार वृद्धि करना भी जरूरी है। और हम आगे बात करें मूवमेंट, मतलब कि एक व्यक्ति है और इसको पानी की बकेट के लिए जाना है, क्या ये वृद्धि तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा। यहां से यहां तक क्या हुई, गति हुई, ठीक है। तो क्या किया इसने, किसका मूवमेंट किया, पैरों का मूवमेंट किया, और उसके माध्यम से कहां तक पहुंचा, इस बकेट तक पहुंचा। तो इस प्रकार का जो जीने के लिए हमें चाहिए, वो वृद्धि भी आवश्यक है, और इसमें जो गति है या मूवमेंट है वो भी आवश्यक है। तो हमने ये पॉइंट भी देखा। उत्सर्जन, आए हुए अवशिष्ट पदार्थ जिसको हम देख सकते हैं कि या तो हमारे जो मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, यहाँ देख सकते हैं जो पसीना आ रहा है, पानी के जो अवशिष्ट है, हो सकता है बाहरी तापमान के अनुकूलित नहीं है, जिसके कारण क्या है, हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्सर्जन होना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए आप देख सकते हैं पसीनों के रूप में उत्सर्जन बाहर निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है रिप्रोडक्शन। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, अपने जीव को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ही आवश्यक है, कि अपने समान दूसरे जंतुओं का जो निर्माण होता है, उसके जो प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन। मतलब अपने समान दूसरे बच्चों को जन्म देना। सारे बच्चे जिंदा रहें ये संभव नहीं है, पर जो प्रकृति के साथ जिएगा, जो प्रकृति की आपदाओं के साथ सहन करेगा, ठीक है, डार्विन के लॉ के अनुसार, ठीक है,
जो जितना स्ट्रांग है या जो जितना प्रकृति के अनुकूल है उसमें जीने की जितनी क्षमता होगी वो प्रकृति में जिएगा। तो रिप्रोडक्शन करना भी आवश्यक है। और फिर आता है हमारे पास संवेदी अंग। आप जानते ही हैं, हम छोटी क्लास कक्षा तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं कि संवेदी अंग क्या, ठीक है, जो हमारी संवेदनाओं को ग्रहण करे, ये क्या है, हमारे संवेदी अंग है। जैसे कि आंख, नाक, कान, उसके बाद आपकी जीभ और आपकी त्वचा, ये 5 क्या है, आपके संवेदी अंग है। जैसे जीभ में आंख को बंद करके क्या दिखेगा, काला काला, ठीक है। दूसरा है, कोई आपको अच्छी सी स्मेल लेनी है या खुशबूदार अगरबत्ती लगा दी तो क्या आएगी, वहां पर बदबू आएगी या खुशबू आएगी, तो वहां से खुशबू आएगी। तो उसके लिए नाक, ठीक है। सुनने के लिए आपको कोई बुला रहा है या मैं बोल रहा हूं जिससे आपके कानों में क्या जा रहा है, ध्वनि प्रस्तुत हो रही है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास कान है, ठीक है। जीभ हमारे किसके लिए, टेस्ट के लिए। नमक खाओगे तो मीठा लगेगा कि खट्टा लगेगा, कैसा लगेगा, मीठा लगेगा ना, नहीं खट्टा लगेगा। तो ये जीभ क्या कर रही है, हमें टेस्ट का अनुकूल करवा रही है कि किस प्रकार का है। और हमारी त्वचा, हाथ को गर्म पानी के अंदर डाल दो तो कैसा लगता है, ठंडा ठंडा कि गरम गरम, तो ये क्या करवा रहा है, हमें अनुभव करवा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे संवेदी अंग है, ये संवेदी अंग 5 है। तो जो लिविंग है हमारे, ऑल लिविंग बीइंग्स, उसका मतलब हमने क्या बताया था, बायोस। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग बीइंग्स, जिसमें क्या है, ये 6 कैरेक्टर है। वो कौन है, जिंदा। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, अब ये कौन है, इसमें तो गाना भी चलता है सर, ठीक है ना, पिक्चर्स भी आते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, पर ये क्या संवेदनाओं को ग्रहण करता है क्या, ठीक है। पानी की बकेट में डाल दो, फिर देखो क्या होता है, हंसेगा कि रोएगा है। तो ये जो वस्तु है हमने जो देखी है, ये क्या है, ये हमारी निर्जीव है, जबकि इनके अंदर जो आते हैं हमारे, वो हमारी सजीव है। अब इसके अंदर 3 चीजें आती हैं हमारे पास। बायोस के अंदर हम जो देख रहे हैं, या जीव, जीव का मतलब होता है जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है ना। अधिकतर ये बोलते हैं जीव, जो जिंदा है वो जीव है, वो हमारी बायोलॉजी। ऐसा नहीं है। जीव के तहत हमें 3 चीजें पढ़नी पड़ती है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो बायोलॉजी है उसके तहत ये 3 ब्रांचेस आएगी, जिसमें स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ एनिमल एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जिसके अंदर पादपों या पौधों का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। जिसके अंदर जंतु विज्ञान या जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे हम कहते हैं जूलॉजी। और जिसके अंदर हमें सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़नी हो तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हमारे तीनों ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब जनाब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इनके पापा को, ठीक है भाई, ये आया कहां से, ठीक है। हिस्ट्री हम देखें इनकी, कौन लेकर आया, क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, बायोलॉजी क्यों पढ़नी पड़ी, तो बायोलॉजी आई कहां से है, तो इसको जो लाने वाले जनाब थे हमारे, आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से चर्चा करें अपन इनके बारे में। और कभी हो सकता है आपने इनको देखा भी हो, बहुत सुंदर व्यक्ति थे। और इतिहास आप पढ़ते ही हैं, दर्शन शास्त्र आपने पढ़ा हो और नहीं भी पढ़ा हो तो भी आप चर्चा करते हैं अपन इनके बारे में कि एक महान व्यक्ति थे, ठीक है, जिसका नाम आपको, इन महान व्यक्ति का नाम आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। ये महान व्यक्ति कौन थे अभी आप खुद देख लेंगे, एक पिक्चर आपके सामने ड्रॉ हो रही है। इन महान व्यक्ति के बारे में आपने बहुत चर्चा की, और जीव विज्ञान के बारे में हम चर्चा करें तो इन्हीं की देन है। ठीक है। जीव विज्ञान जो है हमारी, वो इसी व्यक्ति की देन से जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई होगी।
इनके बिना जीव विज्ञान की जो शाखाएं थी वो अधूरी थी। ठीक है, ये दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाता थे। ठीक है, फिलोसोफर्स जिसको आप बोलते हैं। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने यूनान से आए हुए थे और इन्होंने सबसे पहले, अब ये कौन थे आप इसको अच्छे से जानते हैं। इन जनाब का जो नाम है वो नाम आप जानते हैं, अरस्तु। अरस्तु इन्हें हिंदी में कहा गया और जो हमारी यूनानी भाषा थी उसमें इनका नाम जो था वो था एरिस्टोटल। ये महान व्यक्ति थे जिसको हम दो भाषाओं में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे जो एरिस्टोटल हैं, अब इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखें कि फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी प्लूटो, सिकंदर, नाम सुना है आपने, चाणक्य नाम सुना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो इतिहास जो गवाह है हमारा कि चाणक्य के समय सिकंदर का आगमन हुआ, कहां से हुआ, यूनान से आए, तब वहां पर महान वैज्ञानिक इनके जो गुरु शिष्य थे वो थे प्लूटो और उनके शिष्य थे ये थे अरस्तु। तो इन्होंने दर्शन शास्त्र के अलावा इन सारी वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने जब उस समय थे उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो हमारे जो हम बोलते हैं कि जो घोड़ा होता है ना हमारा, जो सूत का बना होता है, उस प्रकार के अर्ध कपड़े पहनते थे। तो इस प्रकार के महान वैज्ञानिक थे, चप्पल नहीं थे और उन्होंने कुछ जीवों को देखते हुए रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे हमारी टैक्सोनॉमी की पर, कि एनेमा और इनिमा क्या है, उसके आधार पर इन्होंने पूरी बायोलॉजी को या जीव विज्ञान को शाखाओं में बांट दिया। ठीक है, और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम थियोफिस्टस था और थियोफिस्टस ने आगे जो अध्ययन किया वो कौन सी ब्रांच थी उसके बारे में। तो इनको बायोलॉजी का पितामह या जीव विज्ञान का पितामह तो कहा ही जाता है, साथ में इनको इस जंतु विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, एरिस्टोटल को और थियोफिस्टस और एंटनी वॉन न्यूमैनहॉफ को। जो ये थे, इनके जो फादर की बात करें तो ये थियोफिस्टस थे जो इन्हीं के शिष्य थे और इन्होंने 500 जो पादप की जातियां थी उन पर अध्ययन करके एक शाखा का नाम दे दिया और इससे अलग कर दिया कि ये वनस्पति शास्त्र है। ठीक है, इन्होंने क्या आधार माना, इन्होंने माना कि सबसे छोटा है वो झाड़ी है, उससे बड़ा है वो श्रूप है और उससे बड़ा है वो वृक्ष है। तो ट्री, श्रूप और आपका जो हर्ब्स है उसके आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण आगे प्रस्तुत किया। और सूक्ष्म जीव विज्ञान जो कि हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इस प्रकार का जो विज्ञान था उन्होंने एंटनी वॉन न्यूमैनहॉफ ने इनके बारे में दिया। तो ये इनके फादर्स भी हैं और इनके बारे में। ठीक है, तो हमने एरिस्टोटल की चर्चा की। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, इनका जो टाइमिंग था, इनके टाइमिंग पर हम बात कर रहे हैं। तो इनकी जो टाइमिंग की बात है वो टाइमिंग यहाँ पर लिख सकते हैं हम 384 टू 322, मतलब 384 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनका ये है समय है, तो आप देख सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक। ठीक है ना, सिस्टमैटिक क्या है, ठीक है, या वर्गीकी जो हम देख रहे हैं या सिस्टमैटिक के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक कहां से आएगा हमारे पास। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान क्या था सबसे पहले। ठीक है, तो हम अब जो चर्चा कर रहे हैं हम आगे सिस्टमैटिक की चर्चा कर रहे हैं। ये सारा क्या है, ये सारा बायोलॉजी के अंतर्गत है, इसलिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करें, हमारे पास कुछ ये नंबर है, इसको आप देखिए, क्या ये क्रम में व्यवस्थित है क्या?
नहीं, तो ये हमारी सिस्टमेटिक नहीं है, पर हम इसको इस क्रम में व्यवस्थित कर दें तो क्या हो गया, एक क्रम व्यवस्थित हो गया हमारा। तो इसको हमने क्या कह दिया, सिस्टोमेटिक। अब सिस्टोमेटिक जो है हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं कि सिस्टोमेटिक का वर्ड क्या है। तो स्टडी टू डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अभी हमने बात किया था जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो किसके साथ, डाइवर्सिटी, जो भी जैव मंडल हमारे जो पारिस्थितिकी है उसके साथ देखें, यह विविधता है हमारी, जो जीव जैसा रहेगा वो विविधता है, तो उसके साथ जो जीव अनुकूलित है उसके बारे में। तो हम देख सकते हैं द स्टडी ऑफ जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, और उसका एक तो आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसकी क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है, उनका दोनों का ऑर्गेनिजम्स के साथ एक संबंध स्थापित है, मतलब अंतरजीवीय जीवों की पहचान और उनके बीच जाति वर्गीयता के संबंध का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या करते हैं, वर्गीकीय विज्ञान कहते हैं। मतलब जो सिस्टमेटिक साइंस या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक साइंस के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक साइंस के तहत हम देखें तो हमारे पास एक शब्द आता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस और नॉर्म्स। टैक्सिस का मतलब हम बात करें और नॉर्म्स का मतलब, तो नॉर्म्स का मतलब तो होता है लॉ या नियम, ठीक है, कौन कौन से नियम है, और हमारा यहाँ पर होता है अरेंजमेंट, ठीक है, व्यवस्था। अरे जनाब किसका व्यवस्था कर रहे हैं, हम जिस शाखा की बात कर रहे हैं उसको किस में रखना है, व्यवस्थित क्रम में रखना है। तो उस व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, मतलब पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अब बायोलॉजी के अंतर्गत रखना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले अब कौन सी ब्रांच में रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ब्रांच में बांटना है, तो सबसे पहले पहचान करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो पहचान के लिए बात करें, जैसे प्लांट है जो हरे हरे दिखाई देते हैं, हाँ, तो उसे हमने क्या रख दिया, पादप में रख दिया, ठीक है। और जो काटने के अंदर रक्त खून की धाराएं निकले जिसके अंदर, उसको हमने जंतुओं में रख दिया, तो पहचान करके रख दिया। पर हो सकता है हरा दिखने वाला सभी जीव क्या पादप हो, ये संभव है क्या, नहीं, ठीक है ना। हम आगे इस पर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं अभी कि हरा दिखने वाला जीव क्या पादप होगा, ये संभव नहीं है, पर उसके हमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। पर एक बेसिक भी हम नॉर्मली इसको आइडेंटिफाई, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में एक बार डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर या नामकरण। हम किसी भी चीज को हम अलग अलग प्रांत में रहते हैं, और मोस्टली हम जब भारत में रहते हैं तो भारत विविधता से भरा हुआ देश है, जितने राज्य है उतनी विविधताएं हमारे भारत में है, ठीक है। हर राज्य की एक अपनी अपनी विविधता है, और हर राज्य में हर किसी जीव को या जंतु को एक अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम बात करें, एक फल की बात करते हैं, फलों का राजा है आम, ठीक है ना, फलों का राजा आम है। तो इसका हमने आम का क्यों एग्जाम्पल लिया, इसको साउथ में क्या बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान में इसे क्या बोलते हैं, पंजाब में इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कोई इसे कैरी के नाम से पुकारता है, तो कोई इसको मैंगो के नाम से, कोई इसको आम के नाम से, ठीक है। तो इसको एक सर्वमान्य नाम दे दिया, जिसके कारण इस सर्वमान्य नाम के कारण कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। तो हमारी एक संस्था है जिसका नाम है ICZN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके तहत एक नाम निश्चित किया है, जिसके तहत आप किसी भी प्रांत में जाइए और उस नाम को आप सर्च करें या वहां से पूछें तो आपको आपका आंसर मिल सकता है। और नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार माना, ठीक है, वर्गीकरण क्या, ठीक है।
तो वर्गीकरण के लिए हमने जो देखा कि किस आधार पर इसे अलग कर रखा है, तो वर्गीकरण हम जब देख रहे हैं वर्गीकरण पर तो किस प्रकार पर, तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपना अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उससे पहले हम कुछ हमारे महान जो वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल या अरस्तु। एरिस्टोटल जो वर्ड है वो यूनानी शब्द में कहा जाता है, जबकि अरस्तु हिंदी ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है। ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके दो नाम निश्चित हुए हैं, ठीक है। बाकी आप थ्रियोफिस्टस को थ्रियोफिस्टस से कह सकते हैं, चाहे वो यूनान से हो चाहे वो इंडिया से हो या हिंदी ग्रंथ के अनुसार हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन से पहले हम टैक्सोनॉमी पर, तो उन्होंने दो शब्द दिए, ठीक है। एक शब्द दिया एनेमा और एक शब्द दिया इनेम। आप देख सकते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर, ये देखो एनेमा और इनेमा, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारे क्लासिफिकेशन से प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी के आधार पर, ठीक है। एनिमा और इनेमा, ठीक है ना। अब यहां पर कौन है, आरबीसी लाल रक्त कणिका उपस्थित और अनुपस्थित, यहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस और इनके एब्सेंस के आधार पर अरस्तु ने ये दो भागों में बांटा, और जिसमें प्रेजेंस है उसके आधार पर भी कोई दो कैरेक्टर ले लिए, ओवोपेरस और विविपेरस। अंड प्रजक और जंतु प्रजक। मतलब ऐसे जीव जो क्या करें अंडे, और ऐसे जीव जो क्या करें बच्चों को जन्म दे। ये क्या दे रहे हैं, ये अंडे को जन्म दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो इस प्रकार का आधार मानते हुए हमारे जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने दोनों का एक बेसिक फंडा लिया और उसके आधार पर इसको डिवाइडेड कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ये भी क्या है जंतु है, पादप नहीं, इनका रक्त लाल नहीं होता। मोलस्कन्स है, मोलस्कन की बात करेंगे जिसमें कौन आते हैं, कीट मकोड़े आते हैं, उनका रक्त भी लाल नहीं होता है, तो जीव पर रक्त लाल नहीं, तो उनको अलग अलग जो ग्रुप थे या भाग थे विभागों में बांटने के लिए या उनके जो ग्रुप में बांटने के लिए उनको आसानी के लिए इस वर्गीकरण को समझाने के लिए उनको आधार माना इसका, ठीक है। अंडज और जरायुज, ठीक है, अंडज और जरायुज यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ इनमें एक बेसिक जो था इनका बेसिक क्लासिफिकेशन दिया लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वर्गीकरण के आधार एवं शरीर संगठन के आधार पर। तो सबसे पहला था हमारा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जीव द्रव्य के आधार पर जंतु जैसे एसेलुलर और यूनिसेलुलर के आधार पर बांटा। फिर सेलुलर लेवल आ गया तो उनमें फिर क्या इन्होंने टिश्यू इसमें क्या है एब्सेंट है, ठीक है ना, टिश्यू प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जो सेल अरेंज जो थी उसके बारे में बात की है, ठीक है। फिर आ गया हमारा सेलुलर लेवल। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहला प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जिस जीव के अंदर क्या हो जीव द्रव्य के आधार पर बांटा है एसेलुलर और यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर आप बोल सकते हैं। इसमें क्या जीव द्रव्य का आधार माना है, ये इनके आधार, ये जो आप की पॉइंट्स देख रहे हैं उसके आधार पर हमारी किसका निर्धारण हुआ, उसका निर्धारण हुआ जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्या था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, दूसरा क्या है सेलुलर लेवल। आप बोलेंगे सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल में क्या अंतर है। सेलुलर मतलब एक से अधिक प्रकार की कोशिका जिस वर्ग या जीव के अंतर्गत पाई जाए वो उस प्रकार का जो लेवल या स्तर है उसे हम क्या कहते हैं सेलुलर लेवल। पर एक जैसी कोशिका एक ही जीव में पाई जाए तो उसे हम क्या कहते हैं ऊतक स्तर या टिश्यू लेवल कहते हैं। ये दो आधार माने। तीसरा चौथा था ऑर्गन अंग के आधार पर बांटा, तो प्लेटियम टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा वहां पर ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमारे पास कौन कौन है एस्केल्मेंटीज, एनालिटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एनालिटा और कॉर्डेटा। तो ये हायर एनिमल्स थे जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आया और जो लोअर एनिमल्स थे जिसमें ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल, सेलुलर
डिवीजन, ठीक है। हमें कौन सी ब्रांच पढ़नी है और किस पर जाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमको पढ़ने क्या है, ये जंतु। और ये जंतु कहां से आए थे हमारे पास, यहां से आए थे। तो ये कैसे आए, उसके लिए इतनी सारी चीजों को हमारे जो बेसिक है या जिसका आधार है वो जानना जरूरी है, ठीक है। इस आधार को जानने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने कुछ मतभेद रखे और उन मत के आधार पर यहाँ पर पंच जगत प्रणाली का प्रावधान हुआ, जिसको हम बोलते हैं किंगडम थ्योरी या जगत, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम चर्चा भी किस पर कर रहे हैं, वर्गीकरण का जो हमारा अंतिम पॉइंट था। अब जगत या किंगडम की बात करें तो हमारे पास कितने जगत थे, पंच जगत थे, क्या 5 जगत पूरे थे, नहीं। तो उसको समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर आए, आप सबसे अच्छा उदाहरण है, आप अपने हाथ पर इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा हाथ का बना है। अब ऐसा क्यों बनाया, आपको याद करवाने के लिए कि हमारे पास जो जगत है वो 5 पंच जगत है और उनमें क्या भेद है। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है, फंगाई, कवक जिसको आप बोलते हैं, प्लांटी, और एनिमेलिया। ये ऐसा क्यों बनाया, आपको समझाने के लिए, और ये जो किंगडम थ्योरी थी या जगत सिद्धांत था उसको समझाने के लिए, क्योंकि हमको क्या जानना, हमें इसके ऊपर जाना है और ये आया कहां से। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसको याद कैसे किया जाए। ये क्या है, टा, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंगूठा। तो प्रोटिस्टा, फर्स्ट आप याद रखिएगा इस अंगूठे से प्रोटिस्टा। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपकी इनके जो आधारभूत कैरेक्टर है उनको याद करने में, इनको अलग करने में आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद इस उंगली को हमने क्या बता रखा है, मोनेरा, ठीक है। बीच वाली हमारे किसी वस्तु काम की नहीं है, ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया फंगाई। ये हमारी प्लांटी, और सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, हम, जो किसी को भी क्या कर सकते हैं, हाँ, तो ये कौन है, एनिमेलिया, ठीक है ना। तो जो एनिमेलिया है ये पंच जगत प्रणाली आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब इसको समझने का जो आधार था, सबसे पहले हमारे पास है 2 किंगडम थ्योरी, ठीक है। जगत प्रणाली, अब यहां पर क्या पूछता है, किस व्यक्ति ने दी, पर कब, कैसे दी, और उसमें क्या बताया। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी और इसकी। ये कौन है हमारा, प्लांटी प्लस एनिमेलिया। वही बी जगत में कौन आया, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो दोनों आए तो द्विजगत हो गई। तो इसका वैज्ञानिक भी किस नाम में आना चाहिए, 2 नाम वाला होना चाहिए। देखो कैसे, केरोलस और लिनियस। ये एक नाम और ये दूसरा नाम, याद हो सकता है ना। कि द्विजगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी, तो द्विजगत प्रणाली केरोलस लिनियस ने दी। और उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी पर कौन आया है, पृथ्वी पर आए हैं प्लांटी और एनिमेलिया। पर इसका आधार कौन है, तो अभी हम बता दें कि ये चर्चा क्यों उत्पन्न हुई और ये पंचजगत प्रणाली का क्या प्रावधान था इसको लाने में। तो इसमें 2 चीजें आप देख सकते हैं, पृथ्वी पर जो उत्पत्ति मानी गई है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, ट्रांसजेंडर, इसको हम प्रोकैरियोट
के नाम से, ठीक है। उसके बाद एक तो हमारा फर्स्ट जो है, एक तो ये आधार था और दूसरा हमारा था कोशिका, एक कोशिकी और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ठीक है। अब इसको हमको देखना है तो किस प्रकार से आधार याद करें। अब इसको याद भी तो करना पड़ेगा हमें, तो किस प्रकार से, सबसे पहले इस प्रकार से देखिए, जब ये 3 उंगलियां और एक अंगूठा आपस में मिल जाते हैं और बचा कौन है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था मोनेरा, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या था हमारा स्टार्ट के अंदर क्या था, ठीक है, प्रोकैरियोट कौन और यूकैरियोट कौन। आप देख सकते हैं कि पहली अंगुली जिसको हम नंबर 1 पर लाते हैं तो नंबर 1 पर कौन आया, नंबर 1 पर आया मोनेरा, तो ये कौन है, प्रोकैरियोट, और ये बाकी की 3 और एक अंगूठा ये कौन है, यूकैरियोट। तो पहला बेसिक कैरेक्टर क्लियर हुआ आपका कि प्रोकैरियोट कौन है और यूकैरियोट कौन है। उसके बाद हमें दूसरा आधार लेना है कोशिका का, एक कोशिकी कौन और दो कोशिकी कौन, ये देखिए आप, ठीक है। अब ये दोनों कौन है और ये तीनों कौन है, तो ये दोनों हम देखिए, ये प्रोटिस्टा है और ये मोनेरा है। ये एक कोशिकी है, ये आपकी किसी काम की नहीं है, इसलिए हमारी कवक या फंगाई, प्लांटी और एनिमल है, ये कौन है, बहुकोशिकीय। ये दोनों आधार जो सिद्धांत है हमने साबित कर दिया कि ये वस्तुस्थिति क्या थी इन दोनों कैरेक्टर्स को लेते हुए। इसके आधार पर पहली जो थ्योरी थी हमारी टू किंगडम या द्विजगत प्रणाली, जिसमें प्लांटी और एनिमल की बात की है, और इनमें बहुकोशिकीय थे और यूकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोटिक नहीं आया था, इसलिए इस जो सिद्धांत था उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट बात करेंगे 3 किंगडम थ्योरी की। किंगडम थ्योरी या त्रिजगत प्रणाली, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, तीन नाम वाला वैज्ञानिक आएगा तो कौन आया, इसमें प्लांटी तो थी, प्लस कौन था, एनिमेलिया भी थी, आए कौन जनाब, प्रोटिस्टा, कौन आया, प्रोटिस्टा इसमें आया। क्या बताया कि न तो ये और न ये, मतलब क्या हुआ, उसमें ऐसे कैरेक्टर हो आधे प्लांट के और आधे एनिमल के, ठीक है, वो किसकी तरह व्यवहार करे, इन दोनों की तरह व्यवहार करे, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें आने वाले किस प्रकार के जीव थे, 3 किंगडम को देने वाले वैज्ञानिक 3 नाम वाले, 1, 2 और 3 हेगेल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस 3 किंगडम थ्योरी को दिया। ये भी सर्वमान्य नहीं हुई क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो यहाँ आया ही नहीं था, जिसके कारण हमने इसको वापस से आगे, तो हमने अब देखिए 4 किंगडम थ्योरी, ठीक है, चतुर्थ जगत प्रणाली, अब चतुर्थ जगत प्रणाली की बात करें हम, चतुर्थ जगत प्रणाली में, तो चतुर्थ जगत प्रणाली की बात करें तो हमारे पास प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा प्लस मोनेरा, और मोनेरा को देने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे 4 नाम वाले थे, जिनका नाम कॉकलैंड, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर आई हमारे पास जो अंतिम थी हमारी थ्योरी 5 किंगडम थ्योरी, इसको हमने बोला है पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली। और पंच जगत प्रणाली में हमारे पास कौन आया, तो पंच जगत प्रणाली में हमारे पास हम देखें यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लांटी था, एनिमेलिया था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा, और लास्ट में आई फंगस, कवक जिसका
ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंट ऑफ लाइट, मतलब इसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, उसके बाद भी ये क्या करती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो इसको आधार इसलिए माना कि नमी और आर्द्रता मिलने पर ये अपनी संतति को बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स थे वो 5 किंगडम थ्योरी में आई, जिसका एक जाति वर्गीय डायग्राम या फाइलोजेनिक जो चित्र है उसको हम देख सकते हैं। आपने ये सभी देख लिया होगा, प्रोटिस्टा कौन, मोनेरा कौन, प्लांटी, एनिमलिया, उसके बेसिक कैरेक्टर्स जो आप छोटी क्लास में भी पढ़ते आ चुके हैं। पर अभी तक हमने जो हमारा बायोलॉजी की तहत हमें कौन जानना है, एनिमल्स के बारे में जानना है, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना है, ये अभी हमारा विषय का क्या है, बेसिक है, तो ये देना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हमारा जो जाति वर्गीयता का जो चित्रित है उसको हम देख सकते हैं, जिसको हमने पीपीटी पर शो कर रखा है। हम एक बार आपको लाइन डायग्राम बता दें कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ये हमारा जाति वर्गीय, यहाँ पर सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, मोनेरा, जिसमें हमारे पास मोनेरा में आता कौन है, मोनेरा में हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं आप, प्रोटिस्टा आता है, ठीक है। ये ऐसे जीव थे जो लाइट की प्रेजेंस और लाइट की एब्सेंस, शाकाहारी भी और मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले। यहाँ पर आपका फंगाई, यहाँ पर आपके एनिमलिया और यहाँ पर आपकी प्लांटी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक सर्वमान्य चित्रित है, जिसको आप पीपीटी की स्लाइड पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले मोनेरा है, ये हमारी फाइलोजेनिक ट्री है, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, एब्सेंट एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, देख सकते हैं। अभी कहाँ गई ये ब्रांचेस है, वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत गई, जहाँ पे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर, आप देख सकते हैं, हो सकता है मल्टीसेलुलर भी हो, एसेक्सुअल सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन हो। तो ये पहला था, ये आपका दूसरा है, और फिर ऊपर से 3 ब्रांचेस निकलती है, एक निकलती है आपकी प्लांटी में, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट है उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमें देखना है फंगाई, ठीक है, ये यूकेरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और एसेक्सुअल्स है, जबकि अंतिम जो हम देख रहे हैं हमारा एनिमलिया, एनिमलिया के तहत यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर और इसमें मियोसिस माइटोसिस भी होता है। उसके बाद हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा जो हमने देखा 5 किंगडम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सर्वमान्य चित्रित है, जिसको हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के तहत पढ़ना है। और हमारे पास जो एक वर्ड आया जिसका नाम है एनिमलिया, एनिमलिया के बारे में पढ़ना है, देखते हैं। एनिमलिया क्या है, ठीक है, तो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं एनिमलिया क्या है, ठीक है। एनिमलिया को जानने के लिए हम इस वर्ड पर आ गए, एनिमलिया क्या था, देखेंगे हम कि एनिमलिया को आगे कैसे हम मनुष्य तक लाया गया और हमें भी इस जंतु के रूप में देखा गया। तो हम जो देख रहे हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, हमें सबसे पहले देखना है हमें एनिमलिया। एनिमलिया को हमने सबसे पहले 2 भागों में बांटा, ठीक है। पहला हमने बांटा प्रोटोजोआ और दूसरा बांटा हमने मेटाजोआ। मेटाजोआ को हमने फिर 2 भागों से बांटा, किसके आधार पर बांटा वो भी हम बताते हैं आपको भी, पेरोजोआ और यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को भी हमने फिर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा, किसके आधार पर बांटा, तो हम देखते हैं इतने ठीक है। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक है सीडेंटेटा दूसरा है टिनोफोरा।
जिसका मेन जो आधार है वो है रेडियल और बायलेटरल। रेडियल और दूसरा हमारा था बायलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि ये एनीमिलिया को क्या आधार लिया। इसको लिया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशीय और बहुकोशीय। ठीक है, ये कोशिका का आधार माना एनीमिलिया। ठीक है, एनीमिलिया को आधार माना पहले एक कोशिकीय जंतु कौन थे, तो प्रोटोजोआ। प्रोटो और जोआ, मतलब नाम से इसको पहले आने वाले प्रोटोजोआ। मतलब इनका शरीर कैसा था, एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था और इनके अंदर क्या प्रेजेंट था, जीवजन्य प्रेजेंट था। ठीक है, अब आया हमारे पास बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर के आधार पर, मतलब कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक हो, तो उसके आधार पर हमने बांट दिया इसको दो भागों में। एक था पोरोजोआ और दूसरा था हमारे पास यूमेटोजोआ। तो पोरोजोआ के अंतर्गत आता है हमारे पास पॉलीफेरा। अब पॉलीफेरा क्या, तो पोरो मतलब पोरो का मतलब होता है छिद्र और जोआ का मतलब जंतु। तो ऐसे जंतु जिसमें क्या हो, छिद्र हो, छिद्रधारी जंतु को हमने पॉलीफेरा नाम दिया। फिर आया यूमेटोजोआ। अब यहां पर तो जो था वो था सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर। और यहां पर जो माना है उनका वो ऊतक स्तर है, मतलब टिश्यू लेवल है, और ये हमारा सेलुलर लेवल है। अब हम बात करते हैं यहां पर सममिति के आधार पर, सिमेट्री या सममिति, सममिति को आधार। ठीक है ना, सममिति को हम देखते हैं कि हमारा ये वर्ड क्या है, सिमेट्री। ठीक है, इसको हमने जंतुओं को किस प्रकार से बांटा है, तो रेडिएटा मतलब अरीय, और हम बात कर रहे हैं बायलेटरल मतलब द्विअरीय। अरीय और द्विअरीय को सममिति के आधार पर कि किसी जंतु को अक्ष से काटने पर, जैसे कोई जंतु है, माना कि ये जंतु है, इसको किसी किधर से भी काटे पर ये पूर्ण रूप से ना कटे तो इसको बोलते हैं एसिमेट्री, मतलब असममित। ठीक है, इसका एग्जांपल आप अमीबा, अमीबा को कहीं से भी काटेंगे तो वो क्या है, एसिमेट्रिकल है, पूरी तरह से नहीं काट सकता। दूसरा आता है हमारे पास रेडियल सिमेट्रिकल, जिसका माउथ और जिसका एनस एक ही दिशा पर हो और उसके काटने पर बराबर भागों के हिस्से में कट जाए, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। ये की पॉइंट है माउथ और एनस। ठीक है, मुख और गुदा एक ही दिशा पर हो और उसे काटने पर वो बराबर भागों में कट जाए तो उसे हम अरीय सममित कहते हैं, जिसको रेडियल के नाम से भी जाना जाता है। और बायलेटरल में आप देख सकते हैं ऐसा जीव जिसका माउथ और एनस विपरीत दिशा पे हो और इसको काटने पर दो भागों में कटता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विअरीय या बायलेटरल सिमेट्रिकल के नाम से जाना जाता है। तो ये सममिति का आधार मानते हुए हमने इसको दो भागों में बांटा, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्रिकल के आधार पर। बायलेटरल को हमने आगे जैसे ही बांटा तो हमारे पास कौन आया, फिलोमेन, जिसको हम प्रगुआ के नाम से जानते हैं या गुहा। ठीक है ना, हमारे पास तीन प्रकार की गुहाएं विकसित हुई। ठीक है, जो किस प्रकार से, तो उससे पहले हम जाने कि हमारे पास जो निडेरिया था, निडेरिया के अंतर्गत, मतलब निडेरिया का मतलब होता है दंश कोशिका। दंश कोशिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इसको हमने फिर दो भागों में बांटा है। यहाँ पर एक का नाम है सिलेंट्रेटा, दूसरे का नाम है टिनोफोरा। सिलेंट्रा और दूसरा है हमारा टिनोफोरा।
बता दिया जाए आपको कि टीनोफोरा फाइलम सबसे छोटा फाइलम माना गया है। ठीक है, टीनोफोरा। अब बात करते हैं, ये हमारे अगले सममित या रेडियल सिमेट्रिकल है, और अब आते हैं हमारे बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, तो उसमें हमारे पास फिलॉन जो थी या गुहा थी, तो उससे पहले हम बात करने की डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, द्विजनन स्तरीय और त्रिजनन स्तरीय। जब जननिक स्तर का निर्माण होता है तो हमारे पास तीन प्रकार की जननिक स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म विकसित होती है। और ये तीनों क्या है, हमारी जननिक स्तर या जर्मिनल लेयर से, इनके माध्यम से ही हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की गुहा है, कैविटी है, अंग है, ऑर्गन है, सब बने इनके माध्यम से। ठीक है ना, तो हमें इसके बारे में भी आगे पढ़ना है कि आप देख रहे हैं कि ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसका एक आगे विषय बनाया गया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमको सबसे पहले पढ़ना है एसिलोमेट, दूसरा है स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, आभासी गुही। और आता है फिलोमेट, गुही। इन तीनों गुहाओं के आधार पर अब बेसिक फंडा देखेंगे इनमें क्या है, जैसे हम देखें कि हमारे पास ये जननिक स्तर है, ये हमारी एक्टो है और ये हमारी एंडो है, और बीच में क्या है, लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब दो प्रकार की जननिक स्तर है जिसमें पूर्ण रूप से ये तीनों लेयर नहीं पाई हो, ये तीनों जो जर्म लेयर वो नहीं पाई हो, तो इस प्रकार की जो गुहा होती है इसका हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन आता है हमारे पास, प्लेटिहेल्मिन्थेस। कौन आता है इसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसके बाद हम जब यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी वही, ये कौन है आपकी एक्टो है और ये कौन है एंडो। पर यहाँ पर इस प्रकार के पैचेस होंगे मेसोडर्म के, जो हमें क्या करवाते हैं, खाली आभास करवाते हैं। तो इस प्रकार की जो गुहा होती है आभासी है, इसलिए हमने इसको स्यूडोसिलोमेट नाम दे दिया। और इसके अंदर कौन आता है, निमेटोड्स आते हैं, या एसिलोमेट जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर लास्ट में क्या है, जो इस प्रकार का अरेंजमेंट हो जिसमें पूर्ण रूप से विकसित कौन पाई गई हो, मेसोडर्म पाई गई। ये एक्टो है, ये मेसो है और ये हमारी एंडो है। तो इस प्रकार से जो विकसित हुई वो कौन है, सिलोमेट। तो उसको भी दो आधार माना हुआ है जिसको हम आगे समझाते हैं। आप एक बार हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देख सकते हैं। एनिमेलिया को हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेलिया को प्रोटोजोआ, ठीक है, और मेटाजोआ। ठीक है, ये किसका आधार था, ये कोशिका का आधार माना है। सेकेंड हमने क्या लिया, कोशिकीय स्तर व ऊतक के आधार पर पेरोजोआ, ठीक है, और पॉलीफेरा पार्टा है। और इसमें हमने क्या लिया है, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में कौन है, ऊतक के आधार पर। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री, सिमेट्री या सममिति के आधार पर रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास कौन आता है, निडेरिया आता है, और जिसमें आपका टीनोफोरा और आपका कौन आ जाता है, सिलेंडेटा। बायलेटरल में हम बात करें तो फिलोम के आधार पर द्विअरीय है। ठीक है, तो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट। ठीक है, तो यहाँ पर एसिलोमेट के अंतर्गत अभी हमने बताया कि जो हमारी जननिक लेयर है, जो जननिक लेयर है एक्टो एंडो मेसो, उसके आधार पर इसमें एक्टो और एंडो ही प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको एसिलोमेट कहा। निमेटोहेल्मिन्थेस या एसिलोमेट या निमेटोडा, इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें आभास करवाती हुई सिलोम पाई गई, इसलिए इसको हमने स्यूडोसिलोमेट कहा। और सिलोमेट जो हमारी है वो दो प्रकार से होते हैं, साइटोसिल और एक है एंटेरोसिल। देखते हैं अभी ये किस प्रकार से, और उसको हमने किस किस में बांट रखा है, तो एरेनिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कोडेटा के तहत। तो हम एक तो साइटोसिल की बात करते हैं और एक बात करते हैं एंटेरोसिल की। तो अभी हमने जो देखा है वो क्या देख रहे हैं, वो एनिमल क्लासिफिकेशन सीखा है हमने। ठीक है ना, अभी हम हमारे जो बायोलॉजी का जो हमको जो पढ़ना है उसके बारे में, ये क्या है, सारा बेसिक है। ठीक है,
रहे थे हमारे पास कौन आएंगी, फिलोम आएंगी, और वो दिखने में किस प्रकार की थी, वो इस प्रकार की दिख रही थी। ठीक है, ये फिलोम है। अब इसमें पूर्ण रूप से कौन तीन है, तो यहाँ पर तो हमारे पास है एक्टोडर्म, ये है हमारी मेसोडर्म, और ये हमारी कौन है, एंडोडर्म। अब हम यहाँ पर दो चीज देख लेते हैं, साइटोसिन और दूसरी है हमारे पास एंटेरोसिन। ठीक है, दोनों विकसित हुई इस प्रकार से एक्टो और एंडो। पर यहाँ पर क्या हुआ, मेसोडर्म, मेसोडर्म के जो पेचेस थे वो इस प्रकार से विकसित हुए। ठीक है, जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, मतलब हम देखेंगे कि वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इस प्रकार विकसित हो गए। तो इसको हमने क्या बोल दिया, साइटोसिन। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि यहां पर कुछ पेचेस थे इस प्रकार के, जो धीरे धीरे क्या हुआ, संपूर्ण रूप से बढ़ते हुए इस प्रकार से बढ़ते हुए, और बाद में क्या हुआ, ये अलग हो गए इस प्रकार से अलग हुए। तो ये हमारी थी एंटेरोसिन। इसको बोला आप्रभूण। इसका एक बेसिक फंडा और बता दिया जाए कि साइटोसिन या एंटेरोसिन है, इसको दो वर्ड्स और है हमारे पास, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टॉम। प्रोटोस्टोमिया का नाम से स्पष्ट है कि पहले क्या है, प्रोटो मतलब पहले क्या है, माँ होता है, और बाद में क्या बने, एनस बने। तो ऐसे एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कौन आया, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, और हमारे पास यहाँ पर आया मोलस्का। तो इनमें क्या हुआ, पहले कौन बना, माउथ, फिर क्या बना, एनस, इसलिए इसको प्रोटोस्टोमिया या दीर्घ हुआ या साइलोसिलम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूटेरोस्टोमिया, मतलब पहले क्या बन रहा है, एनस, और फिर बाद में क्या बन रहा है, माउथ। तो उसमें आया हमारे पास इकाइनोडर्म और कोर्डेटा। तो इनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये सारा हमने जितना भी अभी स्टार्टिंग किया बायोलॉजी का लेकर, वो सारा हमारा क्या था, पूरा समराइज था। ठीक है, अब हम हमारे जो विषय है उसके ऊपर आते हैं कि हमें बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है, पेपर जो हमारा जंतु विज्ञान है, ठीक है, हमने 3 ब्रांचेस बताई थी। हमें 3 ब्रांचेस के अंदर हमें जो 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से विषय सम्मिलित किए गए और किसके बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो जंतु विज्ञान का पेपर है उसका हमारे पास 3 पेपर आएंगे। ठीक है, 3 केमिस्ट्री के हैं, 3 जो है वनस्पति शास्त्र बॉटनी के हैं, और 3 हमारे पास जो पेपर है वो किसके हैं, जंतु विज्ञान का। और ये जितनी भी जो हमारी चर्चा हो रही है वो अभी जो हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, अब जूलॉजी के ऊपर। तो जूलॉजी या जंतु विज्ञान जो है उस पे हमें कितने पेपर पढ़ने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। ये तीनों पढ़ने, जिसके नाम आपको बता दिया जाए। पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना है लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, पार्ट फर्स्ट इनवर्टिब्रेट, सेकेंड पेपर है आपका सेल बायोलॉजी, और थर्ड पेपर है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, पहला आपका अकशेरुकी प्राणी विज्ञान जिसको हमने इनवर्टिब्रेट्स कहा, दूसरा कोशिका विज्ञान जिसको हमने सेल बायोलॉजी कहा, और तीसरा हमने परिवर्तन जैविकी जिसको हमने बायोलॉजी कहा। ठीक है ना। अब हमें जो पेपर का जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी फर्स्ट ईयर में जो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर या जूलॉजी में या जंतु विज्ञान के तहत हमें तीनों पेपर की चर्चा करनी है, तो ये जितना भी एनिमल क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात की है वो पेपर फर्स्ट के अंदर बात करनी है। इनका जो कोशिका है आप पढ़ते आ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल साइकिल्स के बारे में, तो उसके बारे में आपको पेपर सेकेंड में बात करनी है। और जो हम जननी स्तर या जर्मिनल लेयर की बात कर रहे थे, इस पर हम ओवा की बात करेंगे, तो हमारा थर्ड पेपर है परिवर्धन जैविकी जिसके अंदर। अब मैं आपको एक छोटा सा समराइज करवा दूं कि हमारे इस पर जो पेपर है, अभी तक आप कक्षा 12 या कक्षा 12 में आप जो पढ़े आए हैं उनमें आपने जो पढ़ा है वो अभी तक लेसन पढ़े या पाठ पढ़े, ठीक है ना, कि बुक में इतने पाठ थे उतने पाठ पढ़ने होते थे। पर अब ऐसा नहीं है, आपको आपके जितने पेपर हैं उसके आधार पर यहाँ पर 5 यूनिट होती है।
जैसे माना कि पेपर हमने फर्स्ट लिया है और उसके अंदर आपको 5 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। आपका ये सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अब इन 5 यूनिट के तहत आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट है, उसी तरह पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट होगी और थर्ड में भी 5 यूनिट होगी। इन 5-5 यूनिट में जो विषय या टॉपिक दे रखे हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो हम जो हमारा जंतु विज्ञान बीएससी जूलॉजी पेपर जो 3 है, पहले पेपर का नाम है आपका इनवर्टिब्रेट, लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट, ठीक है। सेकेंड है सेल बायोलॉजी और तीसरा आपका है डेवलपमेंट बायोलॉजी। अकशेरुकी प्राणी विज्ञान, कोशिका विज्ञान और परिवर्तन जनिकी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट में जो हम एक सिलेबस में डिस्क्रिप्शन किया तो आपको क्या पढ़ना है कि जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशंस अप टू, आपको प्रोटोजोआ अप टू पढ़ना है इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको टाइप स्टडी पढ़नी है, वो किस चीज की टाइप स्टडी पढ़नी है, यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक जंतु की टाइप स्टडी पढ़नी है आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो एनिमल्स आया हमारे पास पैरामीशियम आया है, तो हम देखेंगे कि ये हमारा पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। फिर सेकंड साइकोन आएगा, ओबेरिया पढ़ना है, फेशुरा पढ़ना है, एस्करी से, नेरी से, पॉलीमैन है, ये आपका पॉलीमन, इसको झींगा मछली कहते हैं, पाइला है, एस्टेरेसिया है। और ये तो आपको पढ़ना ही है, इसके साथ इनकी कोई रिलेटेड जो टॉपिक्स है इसके अलावा वो आपको पेपर जो आपका लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल पार्ट फर्स्ट जिसका नाम है अकशेरुकी प्राणी विज्ञान इनवर्टिब्रेट, उसके बारे में चर्चा करनी है। सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी जिसकी 5 यूनिट आपको फिर से पढ़नी है, उसमें आपको सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन है, जनरल कैरेक्टर्स है, फीचर्स एंड सेल जो ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल्स पढ़नी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल साइकिल है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए के बारे में आपको सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान के पेपर के तहत पढ़ना है। अंतिम जो आपका पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें आपको एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, क्या उसकी विशेषता है, क्यों उसको पढ़ना। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, उसमें आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद क्लीवेज होता है तो वो कैसे होता है, उसके बाद ब्लास्टुला है तो वो कैसे बनते हैं, गैस्ट्रुलेशन कैसे बनते हैं, रीजनरेशन कैसे होता है, जर्मिनल लेयर, एक्टो एंड मेसो की जिसमें हमने बात की थी वो कैसा, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसके कारण मां और बच्चे का आधार या एक सेतु बना हुआ है, उसमें कौन-कौन सी मेम्ब्रेन यहाँ पर सम्मिलित की गई है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आज जो हमने देखा है ओनली फॉर जनरल इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और हमें जो जूलॉजी के जो पेपर पढ़ने थे उसके ऊपर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।